Good afternoon, friends, and welcome to the 7th session of ब्रोकर की पाठशाला। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दो चीजें, आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है बंबई से, और बंबई कहा जाता है कि सपनों की दुनिया है और रियल एस्टेट का बादशाह गिना जाता है, बिकॉज इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट रियल एस्टेट प्राइस बंबई में है। आप सबका स्वागत है। जैसा हर सेशन में हम करते हैं, हमारी शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ जुड़ जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वेलकम टू ब्रोकर की पाठशाला। बहुत अच्छा लगता है हर सेशन में जो गेस्ट हमारे साथ आते हैं अलग अलग सिटी से, और उनका जो शेयरिंग है उसमें से बहुत सारी इंस्पिरेशन सारे ब्रोकर फ्रेटर्निटी को मिल रही है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल से आ रहे हैं, एंड पीपल आर एंजॉयिंग दिस इंटरेक्शन विथ लीडर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज इंडिपेंडेंस डे है, हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मुझे हमेशा ये गाना बचपन से बहुत नजदीक रहा है दिल से, इंडिपेंडेंस डे पे। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस गाने को थोड़े टाइम के लिए गुनगुनाए और हम सारे इस खुशी के अंदर माहौल में जुड़ जाए सबके साथ। गुड वन विनोद भाई, थैंक यू। अगर आप ने ये गाने को अच्छी तरह से आप वापिस एक दो बार सुनना, इसके जो बोल है वो इतने पावरफुल है कि हमको हमारे देश के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सच बोलो, मेहमान को अच्छी तरह से रखो। उसने यहाँ तक बोला कि हम कल क्या थे और आज क्या है उसका अभिमान मत करो, और हमको कल क्या करना है उसकी पहचान हमको बनानी है। So what a powerful words, this is one of the best song I always remembered on this Independence Day. दोस्तों नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी हुई है आप सबके बीच ऐसी दो शख्सियत को आपके सामने पेश करता हूं, जिनके बारे में शायद पूरी बम्बई की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो लोग कुछ सालों से रियल एस्टेट में है, I don't think any big developers of Mumbai real estate जिन्होंने इन कंपनी के साथ में काम नहीं किया। या हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बात कर रहा हूँ कंपनी जिनका नाम है एल लक्ष्मणदास एंड कंपनी। जब मेरा जन्म हुआ था 1964 में, तब से ये कंपनी रियल एस्टेट ब्रोकिंग में मुंबई में काम कर रही है। और आज उनका आज हम जो बात करेंगे वो सेकंड जनरेशन से बात करने वाली, लेकिन अब उनकी थर्ड जनरेशन भी यही बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। सो प्लीज वेलकम द सेकंड जनरेशन ऑफ एल लक्ष्मणदास एंड कंपनी, Mr. किशोर नारंग एंड मिस्टर अशोक नारंग। थैंक यू वेरी मच किशोर भाई और अशोक भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ब्रोकर की पाठशाला में हमारे साथ आपकी जो जर्नी रही है रियल एस्टेट ब्रोकिंग की, उसको शेयर करने के लिए आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। आई एम श्योर आज का जो सेशन है उसमें जो स्टोरीज सुनने को मिलेंगी हम सबको, क्योंकि बम्बई नगरी ऐसा है कि बम्बई हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है। बम्बई जहां बॉलीवुड है, बम्बई जहां पे रियल एस्टेट के हाईएस्ट प्राइस है, दाम जो है, और बम्बई जहां पे एंटेलिया है, मुकेश अंबानी द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वो है। और बम्बई की जो हवा है, बम्बई का समंदर है मरीन ड्राइव का। मुझे याद है कि दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन जब वो डागा को बोलते हैं कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, वो मरीन ड्राइव की होटल का जो सीन है, वहां से पूरा जो मरीन ड्राइव का दरिया दिखता है, वो देख के ही इंसान को अंदर से बहुत सारे सपने दिखते हैं। बम्बई है सपनों की नगरी। और आज हम किशोर भाई और अशोक भाई के साथ में जो शेयरिंग होने वाला है,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसी स्टोरीज आपने रियल एस्टेट में कभी सुनी नहीं होगी. So it is going to be very very interesting interaction and conversation with both of these gentlemen. So let us start with किशोर भाई. किशोर भाई, आप बताइए कि डैडी ने 64 में ये कैसे शुरुआत हुई, आपके फैमिली के बारे में बताइए. My dad came from Pakistan, Karachi. वाह. Independence के time के around that time, and then he was struggling over here to do some business. He was basically वो cloth में brokering करते थे. हाँ. मुलजी देठा market में उधर घूमते थे. From there he got an idea कि 1964 में ownership concept भी चालू हुआ. Okay. He was very well read. हाँ. तो he thought कि ये broking line कपड़े से let's switch over to real estate, and he could foresee कि things would be better in that line compared to broking in cloth market. Very good. So that's how we started in 1964, and there were very few handful of brokers in city of Mumbai, and there were only 3-4 brokers who had a car of their own. हाँ. So he bought a car, a Fiat car, for 10,000-11,000 rupees in those days, and he started his broking journey. So there used to be a lot of builders in Commerce House at Meadow Street at Fountain. तो उधर नीचे जाके बैठना, मिलना, करना आस्ते आस्ते चालू हो गया. So he started engaging with developers first to have a rapport, to build a relationship, and few of them supported him. उस जमाने में SF engineer ईश्वर दास भाटिया, these were the pioneers who started ownership concept. So उनके साथ जुड़ जाना, फिर डॉक्टर मेकर आया, मेकर ग्रुप आया, फिर उनके साथ जुड़ना, मित्तल फैमिली आई, उनके साथ जुड़ना, वैसे आगे वो बढ़ते गए और रियल एस्टेट में आ गए. बट बेसिकली ही स्टार्टेड engaging with developers first, and then he started looking out for clients, because builders का जब तक आपको support नहीं होगा तो you can't really move ahead. So that confidence was gained. He had a lot of knowledge. He used to do a lot of reading, and on Sundays he used to go to race course. Bookie के पास. Okay. So bookies used to take bettings, and he was good in maths. So he used to tell the bookie, अभी ये घोड़े पे बहुत खाली है, अभी रुक जाओ. He used to do fast mathematics and tell him, इस पे इतना खाली है, अभी रुक जाओ. तो उनको वहां से भी इंसेंटिव दर संडे मिलता था, और वहां से भी क्लाइंट्स मिलने थोड़े थोड़े शुरू हो गए. So that could be the great networking platform. Yes. In those days को कुछ हुआ नहीं करता था. Personal touch आदमी लोग से होने लगा. When he went to the race course, and slowly steadily he started getting clients from that side. Because the rich only used to go to race course in those days. Absolutely. और तभी आप कहाँ रहते थे, मतलब उस जमाने में where were you staying? हम दादर टीटी के करीब रहते थे. Okay. तो वो हिसाब से साउथ मुंबई वाज, और क्लॉथ मार्केट भी साउथ बॉम्बे में था मेरे ख्याल से, तो उनका वहां पे फिर उन्होंने आस्ते आस्ते डेवलपमेंट के लिए क्लाइंट ढूंढते ढूंढते इंस्टीट्यूशंस में जाने लगे. इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, लाइक LIC, कि उनको फ्लैट्स चाहिए, उनके एम्प्लॉइज एसोसिएशन में बात करना. तो दैट वाज अ वेरी प्री मैच्योर, यू नो, कि उनके पास भी इतना डिमांड वहां से नहीं निकलती थी, बट ही न्यू देम. और सिंस ही हैड अ कार, द पीपल यूज्ड टू लुक एट हिम कि बाबा ये है कुछ. करेक्ट. मैं आस्क, आप डैडी का एजुकेशन कितना था? एजुकेशन SSC तक किया था उन्होंने. उस जमाने में SSC मतलब आज का तो ग्रेजुएट हो गया पक्का, समझो. मालूम है कि उस जमाने में SSC पहुंचना बहुत अपने आप में एक टफ स्टैंड था, समझो. और तो डैडी ने ऑफिस कहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब फॉर्मली ऑफिस? पहले तो ज्यादा करके जैसे आपने कहा वो मीडो स्ट्रीट में थे. कॉमर्स हाउस को, मतलब कोई भी बिल्डर है तो अगर उसका ऑफिस कॉमर्स हाउस में होना चाहिए, ऐसा मानते थे. भाड़े पे ऑफिस उधर का फाउंटेन पे लिया. एंड द फर्स्ट ऑफिस दैट आई एम अवेयर when I started going was in 79 के आसपास. So that was at Fountain. वो भी भाड़े पे थी. Over a period of time, then he bought that. Very good.
मेरा उनसे परिचय हुआ है मेरे ख्याल से, और स्पेशली जब ये एस्टेट एजेंट एसोसिएशन इंडिया में मैं मेंबर बना, तो आई थिंक टेल अस अबाउट दैट बिकॉज ही He was आल्सो. the founder person who started this estate agent association, and there were 2-3 brokers. हाँ, एक के मुल्तानी हुआ करते थे, राम दालनी हुआ करते थे, राइट. तो 3-4 लोगों ने मिलके, सत्यमूर्ति होते थे, हाँ, तो केवी इन्होंने सर. 3-4 लोगों ने मिलके एक ऑफिस खरीदा एसोसिएशन के लिए गुंडेचा चेंबर्स में, क्या को हाँ, गुंडेचा और कॉमर्स हाउस में सब डेवलपर्स हुआ करते, तो उधर ही उन्होंने वो ऑफिस खरीद लिया. ट्रू. And this association started, and so slowly steadily they started getting new members also. तो वो तकरीबन कौन से साल में हुआ होगा, एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया? I wouldn't know exactly, but somewhere in late 70s, early 80s. ओके. सो माय फेलो रियल्टर्स एंड ब्रोकर्स, ये एक चीज समझने जैसी है कि उस जमाने में भी नेटवर्किंग होती थी. हाँ, और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हाउ अगर ब्रोकर एक साथ में आते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और मेरे ख्याल से वो टाइम पे दैट वाज द ओनली रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन इन एंटायर इंडिया, इसलिए उसको एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा जाता था. आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट, आई एम अ लाइफ मेंबर इन दैट एसोसिएशन. और मेरे ख्याल से साल में 2 इवेंट होते थे. एक तो बजट के लिए उनका प्रोग्राम होता था, और कंपनी में से आते थे और हरीश साहब आते थे, and he used to enlighten us on the budgets. और एक एजीएम होता था, और मुझे उनको मैंने सुना है. और एक जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एक थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पी के ऊपर कोई नाम था मेरे ख्याल से, विमल पूनमिया. हाँ, विमल पूनमिया. तो ये लोगों को सुना है मैंने, और तभी मैं आपके डैडी को उस जमाने में मिलता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था. बहुत डिसिप्लिन और सिंपल आदमी थे, और बात करने में एकदम टू द पॉइंट, यू नो. एंड आई हैड अ अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्चुनेट, आई वाज फॉर्चुनेट कि मैंने एरिया ग्रुप में जब भी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किया 2004 में, ऑन टॉपिक हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ब्रोकर. और मुझे याद है उन्होंने 10 पॉइंट दिए थे कि ब्रोकर को सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज साइड. मेरे जैसे बहुत सारे ब्रोकर होंगे इंडिया में और मुंबई में, जो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमने कुछ किया सोसाइटी में, तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं आज तक पूरी लाइफ में याद रखता हूँ उनको. ऐसे मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिनको उन्होंने इंस्पायर किया है, यू नो, ये इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए. तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. आप अशोक भाई, आपके पास आता हूँ. डैडी के कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन आप दोनों को कि जो लोगों ने सुने नहीं हो, यू नो, लोग सोच सकते हैं कि कैसा बम्बई उस जमाने में कैसा होगा, और कैसे ट्रांजेक्शन होते थे. Vinod bhai, first of all, thank you for inviting us to be part of your webinar, and I feel privileged to be taking part with you, and thank you very much, sir. See, डैडी का जो काम करने का स्टाइल था वो टाइम बहुत अलग ही किस्म का थे. He was very focused, and a few transactions which I try to tell you, it is astonishing. One is that Nariman Point, how Nariman Point came into existing. Yes. If you can just on that slide which I have given you about Nariman Point. We'll show you. Yeah. This is a slide, my dear friends. This is the slides of 40s. 1940, where that time there was no Nariman Point. Right. So Nariman Point was a Bay Area at that time. And after that, you will find that Air India building came, Oberoi building, Oberoi hotels aa gaya. Bajaj Bhavan was constructed in the year around 66, 67. And at that time, whenever Dad used to go, he used to show the plot to the developer. और उस समय आश्चर्य होता था, डेवलपर पूछते थे कि यहाँ पे बिल्डिंग कैसे बनेगी. So Dad used to tell them यहाँ पे ही बिल्डिंग बनेगी. Now this land will be reclaimed और यहाँ पे आप बिल्डिंग बना सकते हो. So that's how Nariman Point came in, and Cuff Parade also. At that time, Dad had sold 1 or 2 plots at Nariman Point. Wow. उसके बाद में 77 के आसपास बुकिंग चालू हुई थी नरीमन पॉइंट पे.
around 110 rupees a square foot to 125 rupees a square foot. Wow. Outright price. आउटराइट में उस समय 110 to 125 rupees a square foot. उस समय लेटर ऑफ अलॉटमेंट के ऊपर बिजनेस होता था. And from there the investors market started because people started rolling money over there. Correct. वहाँ पे 10 रुपया और 15 रुपया स्क्वायर फुट में रोलिंग होती थी उस समय. Correct. So that time money's valuation was there. Very true. So whatever buildings you are seeing today at Nariman Point, quotations of 30,000, 40,000 and 50,000 depending on the location. It is to be believed. अभी if you see that NCPA building, आज भी यहाँ पे 1 लाख रुपया स्क्वायर फुट का रेट है minimum. Correct. So the Nariman Point was the barometer from where the real estate movement of investors had also started, because people started trading in real estate and they started minting money. And आज भी मुझे पता है कि मेरे जो इन्वेस्टर्स ने उधर ऑफिसेस ली थी 110-120 रुपया स्क्वायर फुट में, आज भी उनके पास है और आज वो भाड़े पे भी दे रहे हैं 150 रुपया, 150 रुपया स्क्वायर फुट पे. क्या बात है. So you can just imagine the type of return the real estate has given. First, you have the ownership where the valuation is there, 30,000 to 40-50,000 depending on the building. Plus, they have got rental yields also, and that yields had started from 25-30 rupees. It went up. It's astonishing. Excellent. You can definitely compare it with the top shares of in the stock market also. True. Very true. Reports are being given in stock market ki last 25 years, the growth of the shares, you can definitely compare with the type of return you are getting on the real estate plus the rental yield for the investors. Yeah, because stock market में आपको rental yield नहीं मिलता है, यहाँ पे rental yield मिलता है. यहाँ पे आपको rental yield मिलता है. और it's amazing कि सर वो उस जमाने पे डैडी ने आपकी इतनी मतलब फोरसाइट थी. ये हम लोग बोलते हैं ना इमेजिनेशन, जब भी आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है. आज हम लोग आज के जमाने में आपके पास टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें आ रही है. आप घर पे बैठ के सारा चीज देख सकते हैं. यहाँ तक कि अभी गवर्नमेंट के पास भी मशीनरी आ गई कि भाई शाम को 4 बजे एटमोस्फेयर कितना रहेगा, कितना रेन होने वाला है, अभी कंफर्म बोल सकते हैं. बट उस जमाने में विदाउट हैविंग दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज और ये चीज को देखना आगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी. मतलब Sir, I would tell at that time, Dr. Maker Saab, Mittal, they were the visionary because they saw the foresight. उनको दिखाई दिया कि यहाँ पे कमर्शियल आ सकता है, ग्रोथ हो सकता है, because कमर्शियल ऐसा न्यू डेवलपमेंट उस समय था ही नहीं कोई. So this was the first commercial complex to come up in South Bombay, because commercial permissions were not given at that time except at Nariman Point. So the demand started coming in from corporate investors, end users. So gradually the market shifted, and if you initially the diamond market was supposed to be in Nariman Point and Mittal Tower and Mittal Court. Okay. तो डायमंड वालों ने बहुत सी ऑफिसेस ली थी उस समय. Then they moved out to Prasad and Panchratna, but initial movement was towards Mittal Tower and Mittal Court कि यहाँ पे अपने डायमंड हब खोलेंगे करके. Correct. But today you find it that the growth is so huge in Mumbai, it has gone to BKC now, Diamond Bourse. Because there is growth in that business. Yes. And there was another incident about Lokhandwala complex, I think. That property. Lokhandwala complex is a real example. Lokhandwala का ऐसा था सर, उस समय it was all marshy land. Yes. आप गाड़ी लेके भी अंदर नहीं जा सकते थे. तो जो भी डेवलपर को पिताजी उस समय लेके जाते थे तो he used to take them on camel. Wow. तो कैमल के ऊपर लेके जाके बताते थे कि यहाँ पे आपको प्लॉट मिल सकता है, यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है. तो दैट टाइम आल्सो द builders were not getting convinced. Many builders did not got convinced with that. Right. It was Lokhandwala who took the initiative. वो बोला मैं पूरा यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा. So after he came in, other developers also started coming in. Even Hiranandani had constructed a few buildings over there. Correct. So that was the time where
there was no infrastructure, vision होना चाहिए था, and people were just wanting to know how the development has to go forward. True. That was one of the great things that had happened. True. True. मैं आपको और एक इंस्टेंस दे सकता हूँ रिगार्डिंग मिल लैंड. मिल लैंड तो अब सब डेवलपमेंट चालू हुआ. इट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर्स आल्सो हु हैव एंटर्ड इन मिल लैंड बिजनेस सिंस लास्ट 20-30 years. Initially in Midland, ULC policy was very tough. तो आपको change of user नहीं मिलता था. It was only as an mill and industrial. So आपको change of user नहीं मिलता था. That time, one big bank approached my dad and told that हमको South Bombay में 200 से 300 फ्लैट चाहिए. So my dad had approached Ruyas in Phoenix Mill. तो उनके साथ में उन्होंने बात किया था. तो they had carved out one portion of the land where they told that we can construct building over here and give you for residential. But change of user नहीं था. So without change of user, residential could not be constructed. So that time, my dad had approached the Mantralaya through a source, and we got the change of user specially for the bank, which was the most difficult task, and it took at least 1.5 years to get that change of user, which was very, very difficult to get. So once the change of user came, Ruyas went and had a joint venture with Mittal Developers. So that was the turning point of mill land policy getting changed from mill to residential. And now you see after that policy change, the growth in last 25 to 30 years, how the policies have changed. It has gone from residential to industrial, then to commercial, then IT. So all those policies, that was the beginning of Phoenix Mill, from where all these policies got changed. Excellent. So that small contribution has made a huge difference in the entire industry. The entire lower Parel belt, what you see, then it came the your parking FSI. Yes. Lodaji jo leke aaye. So all those changes has happened, and you are seeing the one of the most area where the development is maximum in lower Parel, residential and commercial. It is the center point of Mumbai as of today, one of the center points. Great. So coming back to Kishore bhai, when did tell our viewer about you? मतलब आपका क्या मतलब education कैसा रहा, आपका childhood कैसा रहा, and when was the time you joined your dad? Basically, I used to go to college, and after 2:30 in the afternoon, I used to go to office somewhere in 78. Oh, 78. It was part-time. It was part-time. Man hua gaya, nahi hua, nahi gaya. But 79 onwards, we had some mandates, which was close to my Lala College, where I was doing my studies. From there, I used to go to this Lotus site, which was a walking distance. अच्छा, I used to take care of. उस जमाने में mandate मतलब I mean you must be. We had backing of the developer. Pioneer, मतलब that could be the pioneer thing to talk about mandate in those times. There was a developer who was very close to my dad, R.L. Ramchandani. He said जाके बैठो माल बेचना है. Very good. उस जमाने में सोल सेलिंग एजेंट बोलते थे उसको. हाँ, सोल सेलिंग एजेंट्स भी बोलते थे. Correct. So वहाँ से जर्नी चालू हुआ. तो when you do a deal, you're thrilled. मैंने डील कर लिया. So you get involved and that excitement is there and you go ahead with it. आपको अपना पहला ट्रांजैक्शन याद है? पहला ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कितना पैसा मिला था? First transaction I really don't remember. Okay, carry on, please. 79 के आसपास था. But it was that Lotus property only. समझे ना, उधर भाव 600 रुपए का था, तो 1160 फुट का 2 bedroom हॉल था और 600-700 रुपए का बुकिंग था. तो कुछ 7-8 लाख का फ्लैट होता था.
तो उसका 2% रामचंदानी देता था, तो 15-20 हजार रुपए तो था ही उस जमाने में. So you completed your education in Lala Lajpat Rai. That's right. You did your BCom. That's right. Okay. So फिर ऑफिस जाना चालू हुआ, हाँ. इंटरेक्शन चालू हुआ. Then I shifted slightly to package deals, which my dad used to do. हाँ. He started approaching banks. उनका already contact था. Correct. He had established a contact, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया था. एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कुछ फ्लैट्स दिए थे. Okay. And he was the person who was having a car. तो बैंक के एम्प्लॉइज के घर में कभी शादी है ना, हाँ. तो they used to borrow car from my dad कि एक हफ्ते के लिए गाड़ी दे दो. तो उसको गाड़ी दे देते थे एक हफ्ते के लिए. मैं जाके लेके आता था. फिर उनकी जब भी रिक्वायरमेंट आती थी तो वो हमको फोन करके बोलते थे अभी हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है 25-50 फ्लैट की, आप क्या दे सकते हो. तो थोड़ा होमवर्क करते, उसको जाके साइट जाके दिखाना करना. तो वहां से चालू हो गया. तो आई यूज्ड टू स्पेशलाइज इन पैकेज डील. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेजाज दे वर ऑल टुगेदर, they were the leading in doing package deals at Malad, जहाँ रिजर्व बैंक के क्वार्टर्स है हाईवे पे. वो 200 रुपए में उन्होंने उनको दिया हुआ है. तो वो डील में स्टडी करने लगा कि इसने कैसे किया. सो आई गॉट एसोसिएटेड. फिर मैंने क्या किया, आई गॉट होल्ड ऑफ निरंजन हिरानंदानी एंड सुरेंद्र हिरानंदानी, बिकॉज दे वर बिल्डिंग पवाई. somewhere in 84 they had started. मेरे ख्याल से आपका ऑफिस भी सेम बिल्डिंग में है. हाँ किशोर भाई, आपका ऑफिस जो है नरीमन पॉइंट में, वो दलामल टावर में, करेक्ट? तो निरंजन हिरानंदानी ऑफिस आल्सो इन द सेम बिल्डिंग. सेम बिल्डिंग. So you must be having good हम लोग थर्ड फ्लोर पे है. So we were slightly close to him, but at the end of the day you need result to be really close. तो जो मॉडल था पैकेज डील का, that me and my dad started working intensely. कि पवाई, which was 10 kilometers away from Andheri station, and Kanjurmarg station was a ghost town. कोई कांजूरमार्ग स्टेशन में कोई उतरता नहीं था 85-86 में. तो थोड़े इन्वेस्टर्स को हमने फ्लैट्स उधर बेचे थे 85-86 में. And the buildings were ready in 88-89. काय को 7 माले की बिल्डिंग थी. So now to how to get the actual users in, that was a big challenge at that point of time. So मैंने निरंजन भाई ने मेरे को सपोर्ट किया and we started marketing those buildings. So I used to go to various institutions, banks है, LIC है, यहाँ घूमते रहा. तो एक बार मेरे को एक इंडियन ऑयल वाला बंदा मिल गया, बोला मेरे को साइट देखना है. उसको लेके गया, उसको साइट समझ में आया. लेकिन उन दिनों में अंधेरी कुल्ला रोड पे बहुत ट्रैफिक हुआ करता था. एंड द रोड्स वर नॉट गुड. सिर्फ हैवी ट्रैफिक होता था बिकॉज इट वाज फुल ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज. तो मैं गोरेगांव से फिल्म सिटी रोड से उनको लेके जाता था. देन द ट्रैवल यूज्ड टू बी इजी. सो दे लाइक द साइट. तो सीनियर मैनेजमेंट को लेके आया प्रेमाइसेस वाला बंदा. एक बार बोला कितने फ्लैट्स दे सकते हो? बोला 25-50 दे सकते हैं. Then he said our chairman will come one day and he sits at Madras. उन दिनों में चेन्नई को मद्रास बोलते थे. So he said, oh संडे को आ रहे हैं. मैं तो बड़ा खुश हो गया, संडे को आ रहा है तो ट्रैफिक नहीं है. तो सांता क्रूज एयरपोर्ट पे उतरा सवेरे 8:30-9 बजे. सीधा साइट लेके गया, अंधेरी कुर्ला से ही लेके गया और 10 मिनट में साइट पहुंच गए. Because it was a Sunday. From there, Niranjan bhai took over. He took them up to the hill. They liked the location. And they said, we are keen. Now give us your pricing and everything. So we went ahead with the deal. It took some time. Lot of pestering was there. Lot of paperwork when you deal with a corporation. And it was a big deal. So my dad and me both used to go to them regularly. And they bought about 80 to 90 flats from Hirandani. And all ready possession with OC. Okay. बट निरंजन भाई had a problem कि मेरे पास 80-90 नहीं है. मेरे पास तो फर्स्ट फ्लोर 7 माला ही है, बाकी तो इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है. तो बोला सब अलॉटमेंट लेटर पे सब इन्वेस्टर है, सबने 450 के आसपास 500 के आसपास खरीदा है. उनसे बायबैक चालू कर दिया. मेरे को सबका नाम नंबर दे दिया, बोला सबसे बायबैक चालू कर ले. और हमने सबसे 800 850 में लेना चालू किया. और सब फिर फ्लैट्स 875 में इंडियन ऑयल को हमने दे दिया. Excellent. So it was a big. That's how lights came to Hirandani Gardens initially. That was a big boost to the market of that particular segment. One transaction can make a huge difference. So you know, Rajas all came to know कि ये कैसा हो गया transaction, who's the broker. Then you got recognized immediately. Absolutely. So फिर one thing leads to another thing. Correct. Excellent. और
अशोक भाई आप कभी ज्वाइन हुए फिर, और आपने क्यों सोचा कि आपको भी रियल एस्टेट ही करना है? डैडी है, एक भाई बड़ा भाई कर रहा है, तो आपको कहाँ से इंटरेस्ट आया? एंड व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? Sir, I have done BCom from SIS College Science, ओके, and this is in our blood. Real estate is in our blood. So हम आ गए तो हमारे बच्चे भी अभी आ गए हैं, because वेरी गुड. we have to follow, because we used to see at home how dad used to work. तो उससे हम लोग को बहुत बूस्ट मिला है कि yes, we should help our family, we should grow together, and that's how I entered real estate in the year 80s के आसपास. Again, my colleging was morning college होता था 10:30-11 बजे. After that, I used to go to Compton office and help my dad over there. Right. So that is how I entered the real estate field. And I used to specialize with my father basically in land transactions. Sale of land. उस समय land sale होता था, joint ventures बहुत कम होते थे. Okay. So thereafter I picked up, because land selling is a separate thing altogether. You should have lot of information about the government circular, GIR जो latest निकलता है. And that time it was not that easy to get all these things. True. आपके हाथ में अगर कोई गवर्नमेंट सर्कुलर है, GR है, मतलब आपका टॉप नॉच में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है, तभी आपके पास वो सर्कुलर हाथ में आए. बिकॉज वो टाइम ऐसा कम्युनिकेशन था ही नहीं, और सर्कुलर्स बहुत मुश्किल से हाथ में आता था. So I used to focus on getting all those circulars, and based on that we used to do land transactions. And that is how I specialized in doing land transaction. And agriculture land में भी मैंने बहुत interest लिया है. We have done acres and acres of land transaction in Mumbai, Pune, Nashik. तो आपका कोई ऐसा लैंड ट्रांजैक्शन जो आपको लगता है कि वो शेयर करने से काफी ब्रोकर्स को इंस्पिरेशन मिल सकती है? कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन यू हैव डन, एंड जो लोग लैंड का काम करते हैं और करना चाहते हैं, उनको आपकी क्या एडवाइस रहेगी? व्हाट आर द थिंग्स दे शुड अवॉइड डूइंग एंड व्हाट दे शुड डू परफेक्टली इन लैंड ट्रांजैक्शन? लैंड ट्रांजैक्शन में you have to be very particular on the type of transaction you are doing. See, land freehold land होता है, leasehold land होता है, BPT का land होता है, MMRDA का land होता है. So there are various titles to the land. First, you should understand the title of the land before you take the second step. True. अगर first step में if you are no boss, इसमें अभी जैसा BPT है, BPT land में it was 100 years lease, the title land has expired, the lease has expired. तो आप उस पे मेहनत करके कुछ नहीं कर सकते हो, आपका स्टार्ट ही नहीं होगा. So you have to first understand that land का title. Right. First is freehold, then you should understand the title of the land. You have to educate yourself with the land title after taking the details from the landowner. Right. Then you have to collaborate with an architect to understand what is the potential of the FSI over there. Perfect. Very good. कितना हमको FSI ये प्लॉट के ऊपर जनरेट हो सकता है. Then you have to do your personal survey कि यहाँ पे रेजिडेंशियल चलेगा, कमर्शियल चलेगा, होटल चल सकता है, what it will work. Correct. So that again you have to do your survey. So once you have got that idea of what it is, then we go to the developer. Ki sir, here is the land, here is the future potential we find in it. Very true. Please come and have a view at it. And thereafter the transaction takes place. Builders आते हैं, because we specialized in land transaction. So dad was always welcome in many builders' office. Correct. Because he was very clear, he was clean in his image. He used to guide them properly, and that is where the goodwill got established of L. Lakshman Das and company. Very true. Very true. From there, the business growth was done, and we had done a lot of land transactions in Mumbai and Pune also. I think you have done काफी land transaction in BKC when it was coming up. So share something about that BKC transaction MMRD that will help our viewers. The BKC again is a peculiar. See, what
my father used to do, he used to take all challenging jobs. Whenever there was challenge, he was always in front to take it as a challenge and get the work done. Very good. अपना BKC में in 1996 there was a tender that has been floated. I'm talking of G block, not of E block. और G block के अंदर सबसे पहले वहाँ पे जो भी plots allot हुए थे, it was only for financial institutions. No private developers were allowed over there. So this was the first plot that was allotted to Nilkant Group, Nilkant Builders. And I think so the tender cost was about 41-42 crores में उनको कुछ allot हुआ था. Based on that letter of allotment, we were told to get a buyer. आज हमको प्लॉट मिला नहीं है, हमको खाली एक लेटर दिखाया गया है. भैया ये लेटर है, आप 41-42 crores देंगे तो आपको ये प्लॉट मिलेगा. So based on that letter, we approached a few of our investors. So one of our investor who was very bullish, he told that yes, मेरा interest है और मैं इसमें 30,000 स्क्वायर फुट लेता हूँ. एक बार वो इन्वेस्टर का नाम मार्केट में आ गया, मालूम पड़ गया, तो नीलकंठ डेवलपर्स के पीछे दूसरे 10 इन्वेस्टर्स खड़े हो गए कि हमको भी लेना है. Correct. So that's how he got the plot, because of the investors backing, and that's how you have seen Fortune 2000 building standing at BKC today. Very good. Excellent. The second instance was Wokhart Towers, which is adjoining to Fortune 2000, because these were the two private buildings in G block in 2010-2002. Wokhart का जो plot उनको मिला था, it was for self use. They were not supposed to sell. So at that time there was huge demand from corporates, and Enron was looking out for huge area of about 1 lakh to 1,25,000 square feet. Yes. So that time I did a very big presentation for Enron. There were competitors like Colliers was there and other IPCs were there. They liked our presentation. It was placed in US in their head office, and there was subject to the clearance from MMRDA for free sale. Then only they could have taken the office. So that was again a challenging task for us, how to take this thing forward. True. So we had to go to MMRDA. My dad used to go there. He used his influence with Wokhart, and we managed to get the NOC from MMRDA, especially for Enron, because it was a multinational company entering India at that time and buying office premises. Yes. So that was the biggest transaction we did in the year 2003-04 around. Excellent. Of 1,25,000 square feet office. So basically, my father used to take all challenging jobs like in Nariman Point, Millland Policy, BKC, and that is where he succeeded, and the growth and the goodwill came into play over there. Excellent. These are the amazing stories and very motivating and inspiring for all our realtor friends. किशोर भाई, अभी आपने इतना साल गुजारा रियल एस्टेट में, तो उस टाइम की कंपैरिजन में अभी वक्त बहुत फास्ट बदल गया है. अभी रेरा आ गया, आपका जीएसटी आ गया, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड. मार्केट की जो साइज है, पहले मुझे मालूम है कि जो भी बिल्डिंग कहाँ पे भी बनाता था वो बिक जाता था, बिकॉज बिल्डिंग कम बनते थे और एक बिल्डिंग को कंप्लीट होने में 4-5 साल लगता था. अभी वो टाइम शॉर्ट हो रहा है. पहले कोई फाइनेंस अवेलेबल नहीं था, हाउसिंग लोन नहीं था, सो इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री. आज इंडस्ट्री इतनी हो गई, तो आपको दो डिफरेंसेस क्या लगते हैं अभी उस टाइम पे आप जिस तरीके से बिजनेस करते थे और आज के टाइम पे, और आज आपकी कंपनी ने क्या नए चेंजेस लाए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में? व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग नाउ? पहले तो कुछ हुआ नहीं करता था. देयर वाज जस्ट वन टेलीफोन, लैंडलाइन हुआ करता था.
वो भी लैंडलाइन भी अगर आपके पास खुद का नंबर है तो वो एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज थी। मुझे मालूम है, मैंने 88 में पहला फोन, वो भी मेरे नाम पे नहीं हुआ था, 22,500 में लिया था। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, टाइम लगता था उसमें। करेक्ट। सो बेसिकली पहले तो कुछ था नहीं, टाइपराइटर पे लेटर्स जाते थे, so that was a different story era altogether. Correct. तो मेरे को याद है कि मैं क्लाइंट्स को इंस्पेक्शन देने जाता था तो बोलते थे 2 बजे आते हैं 3 बजे। Correct. अभी तो 1 मिनट में उसको मैसेज डाला कि मालूम पड़ गया कि भाई लेट है, वो पहले ही बोल देता है कि डिलेड, सो आई विल सी यू एट सच एंड सच टाइम। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। वी हैड टू कैरी 1 रुपी कॉइन इन आवर पॉकेट्स। Yes. कि हम साइड पे गए किधर कि बाजू में टेलीफोन बूथ देख लिया कि उसको फोन कर, भाई निकला है नहीं निकला है, मेरे को आधा घंटा हो गया है। सो नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड टोटली। Correct. नाउ एवरीवन इज टैक्स सेवी, सबको मालूम है। एंड इन दोस डेज तो आवर लेटर्स यूज्ड टू गो, लेटर 1-2 दिन के बाद पहुंचते थे, अभी तो मेल 5 मिनट में पहुंच जाता है। Correct. सो दीस वर दोस वर क्वाइट डिफरेंट टाइमिंग्स। और पहले हम खुद जाते थे दिखाने को, Correct. बिकॉज वी हैड टू हैव अ रैपो विद द क्लाइंट। अभी हम खुद नहीं जा पा रहे तो भेजते हैं अपने स्टाफ को। Yes. So that is the one change that has happened, and the city has grown, so you can't reach everywhere. Very true. पहले पहुंच जाते थे आधे घंटे में कहाँ भी, या 40 मिनट में कहाँ भी पहुंच जाते थे। अभी वो that is not possible, so we depute our staff. And in those days things used to be slow. कोई ट्रांजैक्शन जल्दी नहीं होता था, कोई जल्दी हाँ नहीं बोलता था। Now with technology things have really changed, and we had to come up with more solutions. Very true. हमको नहीं आते थे। So then we started engaging more people, hiring more people to help us out in that. So these were the challenges. The difference has so vast. And then in the meantime, मेरे को architect पे भी interest था. So I used to study plans of all the developers. Wow. So I used to guide developers कि ये location पे 2 bedroom मत बनाइए, इधर 3 भी बिकेगा। Very true. Bandra Ghar, Santa Cruz में ना, if you see 1 bedroom is hardly 5% of the total constructed area. True. So ज़्यादा 2 बनने लगे, तो I used to tell 3 बनाइए, 4 बनाइए. Then you used to do planning. When I used to go to Powai, to Hirandani in 89-80, Surinder used to go regularly to GK Banwari and Hafiz Contractor. हाँ, GK बनवारी and Hafiz बनना है। हाँ, तो मैं उनके साथ चले जाता था। क्या बात है। तो मैं भी प्लानिंग सीखते गया। तो एक बिल्डिंग ईरानदानी ने यहाँ बनाया, उसके आगे दूसरी बिल्डिंग आई, तो उसका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होए, हाउ टू प्लेस। तो व्हाटएवर ड्राइंग्स, द लोकेशन प्लान व्हाट सुरेंद्र यूज्ड टू हैव कि ये बिल्डिंग को हम यहाँ प्लेस करते हैं, को यहाँ प्लेस करते हैं, तो मैं वो लेके आके अपने वॉल पे लगा देता था। Correct. तो आई यूज्ड टू चेंज द कि इसका लेक व्यू कहाँ से आएगा। हाँ, यूज्ड टू चेंज द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग क्या बात है। कि इसको ये व्यू करेंगे, इसको ये व्यू करेंगे। So you got interested then into planning, designing. I suddenly realized कि मेरे को designing भी अभी आ गया, because I had so many interactions with those 2 architects. So you developed your passion for it. So currently you have चस्का लग जाता है ना, then you started advising the developers on the planning aspect कि इधर offices चलेगा, इधर residential चलेगा, इधर shopping line बनाना चाहिए। Very good. तो 2003-4 में काफी सारा एवरशाइन ने जमीन लिया आपके यहाँ ठाकुर में। हाँ, ठाकुर में सोच रहे थे कि एफएसआई कैसे कंज्यूम करें, मतलब नीचे शॉपिंग बनाओ। करेक्ट। मिस्टर लुधानी वाज कंस्ट्रक्टिंग। यस यस यस। ऑफिस में आना जाना चालू हुआ कि नीचे शॉपिंग अपन बेचेंगे, यू नो, एंड वी यूज्ड टू बाय इन होलसेल शॉपिंग इन दोस डेज। 3-4 हजार में खरीद लिया। वो आपका 3-4 हजार का शॉपिंग, किशोर भाई, आपको, आप तो अभी शायद वो एरिया से टच में नहीं होंगे। मेरे ऑफिस है वहाँ पे नजदीक में, वहाँ पे 1-1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट में शॉप बिक रहे हैं सर। बिक नहीं, मतलब मिलता नहीं दुकान छोटा, 200-250 फुट का दुकान मिलेगा नहीं आपको। 1600-1700 में फ्लैट बिकता था, 4-4.5 हजार में शॉपिंग बिकता था, और 4 हजार का आज 80 हजार से 1.25 लाख हो गया, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और जो फ्लैट के भाव थे, जो बिल्टअप एरिया के थे, वो आज 25,000 रुपए। So the growth in shopping, because shopping is just 1% of the area. Correct. Of the land, whatever you have. जितना फ्रंटेज आपको मिलेगा, अगर प्लॉट लंबा है तो उसमें तो शॉपिंग निकलता ही नहीं है। तो शॉपिंग इज जस्ट 1% ऑफ द एरिया, एंड वी यूज्ड टू कवर लॉट ऑफ शॉप्स फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर आवर ग्रुप्स। और मेरे को भी इंटरेस्ट था शॉपिंग में। 250-300 फुट का दुकान कहाँ भी कोई मेरे को फोन करता है ना, तो मैं देखने अभी भी जाता हूँ। वो पैशन है आपका। अभी किशोर भाई आपके 2 ऑफिस है, करेक्ट? एक साउथ मुंबई और दूसरा बांद्रा में।
दो से आप ऑपरेट करते हैं। और जैसे टाइम चेंज हुआ तो आप लोगों ने कोलैबोरेशन चालू किया कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, आप लोग भी जुड़े, जैसे दिल्ली एस्टेटिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जुड़े थे। तो अशोक भाई काफी इनिशिएटिव लेते हैं सब चीज में, और आपका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा है इंडस्ट्री में। सो टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट। अशोक भाई, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं अभी? Sir, our L. Lakshman Das and Company is part of CREDA MCHI, that Builders Association, Very good. part of NEREDCO, then Estate Agent Association of India, then we are part of SMART, we are Yeah. part of NAR India, Correct. we are part of TREC, we are part of Federation of Accommodation Industry. Okay. So wherever the associations are there, we always try and be helpful in the real estate. I am also part of Bharatiya Hindu Sabha Association in Bandra, where we have got Bandra Investors Forum. Very good. That is basically for education in stock market. That is also one of my passion. Since last 20 years, I am being in stock trading with all my friends, and we meet every Sunday morning 8 to 10 o'clock over there. क्या बात है, very good. Sunday का दिन morning always there. Wow. But now because of COVID, it has gone into Zoom webinar. But that is how I give to society, where I can help them wherever they can. In real estate also, since my father's time, we have helped all the developers out being part of the association by trying to bring them up. जो भी brokers है, उनके हाथ में हाथ पकड़ के आगे बढ़ना. जहाँ भी association को जरूरत है, there all we come and help the association. For the growth of the association also we have to be there. So that's how we give part to the society also through the association route. Very good. आप अभी ज्यादा करके हमारे जो लिसनर हैं उनको NAR इंडिया, स्मार्ट, एस्टेट एजेंट एसोसिएशन, उसके बारे में काफी नॉलेज है, बिकॉज बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में. बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैक, जिसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने में भी, यू आर पार्ट ऑफ द कोर कमिटी, तो बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम है. तो आई वांट यू टू एनलाइटन अस कि ये ट्रैक क्या है, द रियल एस्टेट किंग्स, वो, और उससे आपके कोलैबोरेटिव उसमें बिजनेस में आपको कैसे फर्क पड़ता है. बिकॉज आपका जो तरीका है सोचने का कि भाई हम अभी ये एरिया में, पूरी दुनिया में हम जा नहीं सकते, बट सब जगह पे हमको बिजनेस करना है, टाइम चेंज हो रहा है. तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ट्रैक, एंड वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए. Sir, our TREC association was formed about 5 years back. हमारी थिंकिंग थी, विजन था कि वी शुड ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट ब्रोकर्स in TREC. We have 1 lakh brokers across the country, more than that. But our vision was that Bombay focused, Mumbai focused, who are the best brokers and consultant we can get hand on. Great. So we started inviting a limited channel partners, you can call, or brokers, what we say today as a channel partner, और उनको ही हमने लिया because we were seeing that background किस किस्म का है, और उनके साथ में collaboration सबको लेके और हमने ट्रैक बनाया. And if you see TREC, it is the most disciplined association we have created. Correct. और मैंने सुना है कि उनके जो मीटिंग होते हैं उसमें अगर आप एक 5 मिनट का ग्रेस पीरियड रहता है, उसके बाद अगर कोई लेट पहुंचता है तो उसको 500 रुपए फाइन देना पड़ता है. Sir, that's the how discipline is created. Very true. Within brotherhood, discipline is created. अगर आप एसोसिएशन में टाइम से नहीं पहुंच सकते हो, if you don't maintain that discipline, then it is very difficult for you to handle your client also. First thing in life is to bring discipline in yourself. Excellent. Once you have that discipline will help you in doing a business with your client. Then you know exactly what is the time का कीमत तब मालूम पड़ता है इंसान को. अगर आप 5 मिनट 10 मिनट देरी से आते हो और 70 people are waiting for you, it means आप 70 आदमी का टाइम 5 मिनट्स खराब किया है. That is what we are talking about, time discipline.
वो रहना ब्रोकर्स और कंसल्टेंट में बहुत जरूरी है. टाइम डिसिप्लिन, वहां से अपना ग्रोथ चालू होता है. सो वी ऑलवेज मेंटेन दैट. और फोकस रहना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाट वी ऑल वांटेड. और अगर हम हमारा ट्रैक का ग्रुप का देखेंगे, दे ऑल आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड. True. And you have chosen from different location in Mumbai. Different location. We have got from Thane, we have got from Powai, we have got from South Bombay, we have got from Western suburbs, we have got from Central suburbs. आज मेरे को कुछ भी चाहिए, मेरे को कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है. मेरे को खाली एक फोन करना है, बॉस दिस इज माय क्लाइंट, टेक इट. और ये सौदा हुआ तो देन वी वर्क टुगेदर. So that is how the confidence has been established between all of us. And secondly, I think इसका जो बेनिफिट है वो अच्छे डेवलपर को भी हो रहा है, because developer wants to connect with you, कि उनके पास एक प्रोफेशनल टीम है जो पूरे बॉम्बे के अंदर उनके प्रोजेक्ट मार्केट कर सकते हैं अच्छी तरह से. Sir, whenever we go to any of the developer, they say, boss, we would like Track to be part of our sales team. Very true. We had organized a trip to Goa wherein Goda, Godrej, the best of the developers, they attended our seminar over there. Very And they were so impressed with us that any transactions or any new booking coming in, they always make it a point to call Track and inform us that, boss, you have to be part of it. And they give us all the advantages of first entrance to their booking for the real estate. Excellent. So I think this is a good message to all our realtor friends. आपने देखा होगा कि जो भी हमारे स्पीकर आए अलग अलग सिटी से, उनका किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा रहा है, जिसकी वजह से उनका कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है कि आप एक सिटी में या एक लोकेशन में बैठ के बाकी सारी जगह पे एक अच्छी रिलेशनशिप और एक अच्छी टीम बनाएंगे तो यू कैन डू बिजनेस इन डिफरेंट लोकेशन. किशोर भाई, आज का जो टाइम है और पहले तो रियल एस्टेट एजेंट जैसे आपका फैमिली बिजनेस है, डैडी को देख के आपने चूज किया इंडस्ट्री को, बट नॉट वेरी मोर पीपल जिन्होंने रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस को एक अच्छी तरह से देखा है या उन्होंने अपना करियर के हिसाब से यंग जनरेशन चूज करता है. जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, बट कभी मैंने किसी को नहीं सुना कि मुझे एक एजुकेशन लेने के बाद में ब्रोकर बनना है. बट आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, तो वो एक एटमोस्फेयर डेवलप हो रहा है, एक रिस्पेक्ट डेवलप हो रहा है अपनी इंडस्ट्री का मार्केट के अंदर, कि नया जनरेशन चूज करेगा कि हमको रियल एस्टेट ब्रोकरेज का बिजनेस सिलेक्ट करना है. और आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके बारे में बताइए. आपकी डॉटर ने भी आपका बिजनेस ज्वाइन किया है एंड आशु भाई के सन आल्सो हैव जॉइंड. So tell us how they got involved education होने के बाद में भी. See, there are a lot of MBAs nowadays who are coming in real estate, not necessarily broking, but with developers. They gain experience with developers initially 4-5 साल और फिर अपना broking भी चालू किया बहुत लोगों ने. They are highly educated. They know all the possible rules. They know all about GR. They are well guided. They are professional. They are technological savvy. So they are also coming into broking line after gaining some experience and contacts. उनको contacts चाहिए brokers से. So they interact with us in builder's office and subsequently they can start their own business also. So many MBAs recently I've seen are starting their own businesses, real estate broking. Now coming to the second generation of mine, they are also very much tech savvy. They do multitasking. मेरे को कुछ चाहिए, वो 2 काम एक साथ में करते हैं, वो हम नहीं कर पाते. मेरे को कोई गूगल लोकेशन चाहिए, मेरे को कुछ immediately चाहिए. So they are there to help us out immediately, and they have seen and they interact with clients. जो हम आजकल ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उनका ही नंबर होता है, हमारे पास फोन नहीं आता है. तो उनके वो they have to gain confidence of that client in 15-20 minutes talk, which they are very well versed. फटाफट क्लाइंट को सब समझाते हैं, फोन चालू ही है, वही फोन चालू है और बोलते हैं अभी ये प्लान भेजती हूँ, ये सब भेजते हैं, तो इमीडिएटली इंटरेक्शन इज देयर. वो 15 मिनट में क्लाइंट को सब समझाना है
In the meantime, while they are talking, they judge कि इसके पास पैसे है कि नहीं. वो बातों बातों में पूछ लेते हैं कि आपका फाइनेंस का क्या है, आपका लोन्स है क्या है. वो बोलेगा मेरा लोन है, मेरा सैंक्शन वर्ड बोल दिया तो हाँ, उसके पीछे और 10 मिनट गवाते हैं. very true. नहीं तो कोई टाइम पास वाला भी होता है, बिकॉज यू डोंट नो हु इज अक्रॉस द फोन दैट साइड. सो दे हैव पिक्ड अप द नैक. Very true. काय को आज तो ऑनलाइन ही ग्राहक ज्यादातर आ रहे हैं, Yes, yes, especially in the market from 1 crores to 2.5 crores. correct. The clients are online only. They generated through online. So your next generation is helping you to, you know, pick this new change of technology. And Yes. मतलब आपके पास They experience. look at full mandate कि कोई प्रॉपर्टी आ गई कि Yes. रिंग रोड पे कोई अच्छा दुकान है, उनको लगता है कि अपन कर सकते हैं. They Correct. ask for sole mandate only कि हमको आप 3 महीने के लिए मैंडेट दे दीजिए. Excellent. और there are certain developers with whom we interact कि बाबा आपके पास 20-25 फ्लैट है, अभी आप हमको दे दीजिए, we'll handle them. Correct. So we take small sole mandates that come across also, Yes. and they are active and they get fully engaged in that because they have to reply to the developer. Very true. So that is going to be. Meetings, monthly meetings, then update has to be given. फिर उसका कंटेंट बनाओ, व्हाट्सएप पे घुमाना है, दूसरे ब्रोकर चैनल पार्टनर से बात करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देना है, लोकल ब्रोकर्स की अंधेरी में कौन है, कौन बेच सकता है, हु कैन हेल्प मी आउट. क्या दे बात है? सॉर्ट आउट कि ये अंधेरी के 10-20 अच्छे लोग हैं, चलो लेट्स कनेक्ट विद देम, give them all the possible information, call them once to for IT at site, and that's how business starts growing. Nowadays you have to have hands, you have experts in each location, so you need guidance from them also. और ताली एक हाथ से नहीं बजती, अभी दोनों हाथ से बजती है. 1+1 in real estate is not 2, it's 11 now. Very good, very good. And अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास ऐसे मैसेज और मेल्स जो आ रहा है, मैं भी सोच रहा था, मैं बोला अशोक भाई नारायण, अशोक भाई, किशोर भाई इतने एक्टिव है क्या? बट आपका नेक्स्ट जनरेशन सब काम कर रहा है डिजिटल का पूरा. सब आपको भेज रहे हैं. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. अशोक भाई, हमारे लिसनर को बताइए कि अभी रियल एस्टेट में बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे हर एक आदमी, मैं भी गांव से आया हूँ बॉम्बे में, तो सपना रहता है हर एक इंसान को बॉम्बे में आना है और कुछ आके उधर बिजनेस करना है, बॉम्बे में अपना घर बनाना है. वो छोटे छोटे सेंटर जितने भी है इंडिया में, वो बॉम्बे का एक नशा है लोगों को. तो आप बॉम्बे के बारे में आगे क्या आपको लगता है रियल एस्टेट के अंदर, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट अकॉर्डिंग टू यू? आपके पास इतना एक्सपीरियंस है. Sir, first of all, Bombay is the financial capital of India. 30% of the income tax is paid from Mumbai. So Bombay can never lose its value as of today. So Bombay has a future if you see the infrastructure work that is going on, the connectivity, the metro, the Trans Harbour. There is tremendous scope in Mumbai as of today. Vinod bhai, if you can put the metro plan and Trans Harbour. Hello. I'll metro plan. Yes. Put it in the system. I'll share. You can carry on. Yeah. So basically, Mumbai, Share screen share. once this metro Trans Harbour connectivity comes in, the future is excellent. Today, you can, even in COVID period, I would say commercial is the best place to be invested in. Andheri Kula Road hove ya BKC hove. It is the right time to buy in commercial because the growth is there. Yeah, COVID will go away in next 2-3 months. You will forget COVID as of in next 2-3 months, and then you will say, "Boss, a commercial to hamare haath se reh gaya," because commercial is growing because of the connectivity. It is BKC is the best place to be in. Yeah, this is the screen sharing. I'm sharing the screen of Metro Map. Now you can speak, Ashok bhai. You can explain the audience. See the metro plan. आपको ये जो metro plan दिखता है, the main junctions of metro plan, if you can see, that is the place where you can invest in commercial properties. You can
because there the potential of shopping will be very high. And once this connectivity starts in Mumbai city, you will find the prices going up wherever the connectivities are there. And you can always look as a vision to in future to invest on those locations. See, if the connectivity of Nariman Point is done by metro, automatically the Nariman Point prices of commercial will go up. The same goes for Cuff Parade also, because people are today finding it difficult to travel. But once the connectivity is there, metro and that AC trains are there, then it is the win-win situation for everyone. So this is one of the place where you can see that investments are possible and you should look at that investment destination. The second investment destination, if you are looking at, is if you remove that trans-harbor connectivity, if you can put that plan of trans-harbor connectivity. I'll just put. Yeah. So again, you have the opportunity coming up across the sea in Trans-Harbor area, Panvel belt, where the new airport is coming up. That is the future of Mumbai connectivity, and you will definitely find growth over there. This is Trans Harbor. Yeah, please share. So if you see that there's the airport coming up over there, the vicinity in this area is the place where you can definitely look at future development and do an investment over there, because the future is shifting towards that. Between Panvel and Pune, there's a huge belt of doing a big investment, and opportunities lie over there. The other thing I would say, if you see the visionaries like Hiranandani's, Vadwas, they have invested millions of rupees in this belt of Panvel and New Bombay. If you follow them also and do the investment in that location, you will automatically make money over there. Correct. Excellent. Thank you. Thank you, Ashok Bhai, for giving such a fantastic insight about the future of real estate. And now we are coming closer to the end of this session. I want to ask you a few questions which Your voice is cracking. Vinod bhai, your voice is cracking. छोड़ के क्या पसंद है आपको लाइफ में? I can't hear you. Just a moment. There's some. Can you hear me? Yeah, now it's clear. Yeah. So अभी पैसा बनाना, because मैं ऐसा समझता हूँ बम्बई में मुझे सिंधी कम्युनिटी से बहुत लगाव है और बहुत रिस्पेक्ट है. They are the masters in real estate of Mumbai, according to me. तो एक पैशन है आपका रियल एस्टेट. उसके अलावा आप क्या करते हैं? मतलब व्हाट आर योर हॉबीज? आपका पूरा दिनचर्या कैसे जाती है? मतलब व्हाट एल्स यू डू इन लाइफ? Basically, hobbies are on weekends, Saturday, Sunday. कि बाबा टाइम है, सैटरडे को जल्दी आ गए. Then I go and play cricket at my club. वेरी गुड. उस क्लब में मैं मेंबर हूँ, तो घर के बाजू में तो उधर जाके और क्रिकेट खेल लिया. संडे को लास्ट 30 साल से वॉलीबॉल खेल रहा हूँ. अरे वाह, क्या बात है. ये मेरे ख्याल से मैं आपको इतने साल से जान रहा हूँ, हम लोग ट्रैक में भी साथ में, बट मुझे ये पता नहीं था कि आप वॉलीबॉल खेलते हैं. आई एम ऑल्सो वेरी गुड वॉलीबॉल प्लेयर. So Sunday morning 8:30 we have to report, and if you are late, you come after 8:35, you have to pay 100 rupees fine, because we are 10-12 of us. Excellent. वो बोलता है मैं जल्दी उठ के आके बैठा हूँ, तो we all have to otherwise contribute this money, और फिर हम लोग उसका नाश्ता मंगाते हैं जब 11:30-12 बजे हमारा गेम खत्म होता है सब. Very good, very good. So that is one, passion होता है वो. Excellent. वो आपको डिस्ट्रेस करता है. हाँ, de-stress करता है वो. Very good. You can shout over there. No one is going to hear you out over there. और आप बम्बई में और बॉलीवुड फिल्में नहीं देखते हो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आपके देखते रहते हैं. आपके चाहते एक्टर कौन है? एक्टर और एक्ट्रेस? अमिताभ बच्चन को आप बोल सकते हैं. क्या बात है. नंबर 1. हाँ. और दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस में हाईली टैलेंटेड. एक्सीलेंट. वेरी गुड. विदाउट एनी गॉडफादर बिहाइंड हर. ट्रू. और स्पोर्ट्स में आपको कौन पसंद है? स्पोर्ट्स में अपना धोनी है. धोनी की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है सर? Calmness. He's so calm.
क्या तो बात। मालूम ही नहीं पड़ता है, कोई इमोशन नहीं दिखाता है, आराम से अपना काम करके चले जाता है। आपका भी ऐसा ही है सर, आप किधर 200 करोड़ का ट्रांजेक्शन करके जाते हैं मार्केट में, किसको पता नहीं चलता है, जब भी पार्टी का उधर बोर्ड लगता है तभी समझ में आता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेटली। आप सर, हमारे जो फ्रेटर्निटी के यंग जनरेशन है ब्रोकर्स, आप इतनी अच्छी आपकी कंपनी है, इतना एक्सपीरियंस है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या 2-3 एडवाइस क्या देना चाहेंगे उनको, अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो व्हाट दे शुड? आई थिंक पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वेरी गुड। कि भाई ग्राहक को टाइम दिया है, उसे टाइम सेट किया है, यू हैव टू बी ऑन टाइम बिकॉज क्लाइंट इज गॉड। दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। अगर लेट है तो उसको जल्दी बोल ही दो, 1 घंटा पहले बोल दो, यू शुड नॉट बी वेटिंग फॉर यू। वेरी ट्रू। दैट इज वेरी गुड। देन द वैल्यूज दैट यू कैरी, दैट हैज आल्सो टू बी रिफ्लेक्टेड व्हाइल यू आर टॉकिंग। कि अपन उसको कुछ समझाया, कुछ किया, एंड कस्टमर इज किंग। भले उसको 50 लाख का फ्लैट लेना है, 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, ही इज द किंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम वेरी प्रॉपरली एंड यू हैव टू गिव हिम सम प्रेजेंटेशन कि बाबा ये फ्लैट है, उसको आपने अपने मोबाइल से दिखा दिया कि बाबा दिस इज व्हाट द अपार्टमेंट विल, उसको विजुअल एक टूर दे दिया। दैट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। Usually the clients nowadays they come through online, तो उसको तो देना ही पड़ता है, which children have been doing. So when we go there also to meet him personally, because we go and meet only big clients जिसका 4-5 करोड़ का ऊपर का बजट है, otherwise they come to site अगर 1.5-2 करोड़ वाला है, where the staff is handling, तो my staff also treats them properly, उसको visual tour देते हैं और फिर physical inspection देना पड़ता है। visual tour से आप फ्लैट बेच नहीं सकते, आप खाली दिखा सकते हैं, जूम में दिखाया जो भी है, लेकिन वो टच फील फैक्टर एक होता है रियल एस्टेट में, और वो जाके जब भी देखता है उसको वाइब्रेशन आना चाहिए कि बाबा ये फ्लैट क्यों अच्छा है। एंड द सीरियस क्लाइंट ना, ही विल डिस्कस विथ यू कि मैं ये देख के आया हूँ, ये देख के आया हूँ, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। कहीं को वो एवरी सैटरडे संडे ना वो जाके ये फील्डिंग करता है और 2-4 साइट देख के आया होता है, और देयर इज अ प्रोसेस ऑफ 6 months फॉर अ क्लाइंट टू डिसाइड टू बाय अ फ्लैट। यस, सैटरडे संडे जो वो अपना मेहनत करते रहता है, देन यू हैव टू टेल हिम कि इसमें ये एडवांटेज है, इसमें ये डिसएडवांटेज है, हाउ योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू अदर्स। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल देम। और जो छोटे क्लाइंट है ना, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, कि आई टेल ऑल आवर कम्युनिटी, ऑल आवर चैनल पार्टनर्स हु आर हियरिंग मी टुडे, कि आपको ना एक रेंटल इनकम हम सबको होना चाहिए 3-4 लाख रुपए का। सो एक रेंटल इनकम हाउ डू यू क्रिएट? तो बेस्ट वुड बी कि 250-300 स्क्वायर फीट का जो कोई दुकान है, जो अपकमिंग लोकेशंस है, तो उधर आप कीप ऑन इन्वेस्टिंग ओवर देयर। तो 250-300 फुट का आप 2-3 दुकान ले लिया, आपका रेंटल इनकम चालू हो गया, और एप्रिसिएशन भी आपको मिलने वाला है। सो ऑल द पीपल हु आर हियरिंग, दे शुड हैव टू फॉल बैक of about 2-3-4 lakhs of rupees per month आपका rental income आपको create करना है। And the values of shopping over a period of time is mind blowing. What I sold at Virar to whoever were the actual users at that time, I told them कि आपके पास surplus पैसा है, आप ये दुकान ले लो। 300 फुट का दुकान 7,000 में बेचते थे, 20-21 लाख में। आज वो दुकान 16,000 रुपए 17,000 रुपए में बिक रहे। फ्लैट हमने 4,500-5 हजार में बेचा, वो 4.5-5 उधर ही है 5-8 साल में। देयर इज नो एप्रिसिएशन इन रेजिडेंशियल, बट इसमें चौका चक्का लग गया, बिकॉज दिस इज हार्डली 1% ऑफ द टोटल एरिया, एंड 300-400 फ्लैट ऊपर आपके मकान में है। दे नीड डेली नेसेसिटीज, कॉफी शॉप, दे नीड मेडिसिन्स, यू नो, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। So shopping is one thing. I will like everyone to create an asset base for themselves. Excellent, very good. Thank you किशोर भाई, thank you very much for your sharing. अशोक भाई, आपसे पूछता हूँ कि आपको रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? अगर कोई पूछे कि भाई you know why you are in real estate, why you are a broker, what is that one thing which is keeping you intact in this industry? Basically, I like to give value to my client. और जो क्लाइंट से मैं धंधा करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है कि आई एम सेलिंग हिम होम, एंड इफ ही इज हैप्पी विद दैट, वो जो सेटिस्फेक्शन उसका आता है, दैट आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज दैट क्लाइंट हु इज
happy with my satisfaction, वो एक client मेरे को 3 client दूसरा देता है. That's always a chain over there. Yes. So that is really a thing that once you make a client happy, that is the happiness that you can get in your life. It's about you are creating a place in his heart for a lifetime. Lifetime. तो वो हमेशा आपको याद रखता है कि बॉस ये इंसान ने मुझे फ्लैट लेके दिया था, and we have to be obliged to him. True. I'll और share one experience. A client about 20 years back, उसको 2 bedroom all flat चाहिए था, but they had the kind of money. तो वो बोला 3 bedroom नहीं चाहिए. मैं बोला आप 3 ले लो, आप मिस्टेक नहीं कीजिए, 3 ले लो, you can afford it, just buy it off. आपका फैमिली ग्रो होगा, आगे आपको लगेगा. तो बहुत सोचने के बाद उसने 2 तो बुक कर दिया, लेकिन मैं उसके बाद 2 बार गया वापस. तो बोला आप 2 की जगह में आप 3 कर लो, आपको पैसे की तकलीफ तो नहीं है, थोड़ा आपको लोन चाहिए तो ले लीजिए. Correct. तो उसको 3 नंबर उसके वास्तु वाले ने बोला था कि 3 माले पे ले लेना, और बिल्डर को बोला मेरे को फ्लैट नंबर 300 ही चाहिए. हाँ. मैंने बोला अभी ये 16 माले की बिल्डिंग है, आप 3 माले पे क्यों ले रहे हो? तो मैंने उसको परस्यू किया 2 बेडरूम से 3 बेडरूम, और 3 बेडरूम उसको मैं 12 माले पे लेके दिया, और फ्लैट नंबर बिल्डर को बोला 1200 कर दे, वो भी टोटल 3 हो गया. तो वो 2 बेडरूम से आदमी 3 बेडरूम में चला गया, और मेरे को वो दर साल याद करता है. दिवाली पे मेरे को एक फोन करता है, और बीच में कभी क्लाइंट भी भेजता है. Correct. It's been that relation is now established since 20 years. वो मेरे को याद करता है. और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि Yes. भाई बंदे ने मुझे कॉन्फिडेंटली कोई चीज करने को पुश किया. ग्रेट. आई थिंक थैंक यू. एक क्लाइंट को तो अभी उसके पास डिपॉजिट देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को 2 लाख का चेक भेज देता हूँ आरटीजीएस, तू लेकिन उधर आरटीजीएस बिल्डर को वही टाइम कर लेना, डोंट वेस्ट टाइम. बोला नहीं मेरा बैलेंस है, मतलब तू मेरा 2 लाख रख, मेरे को बाद में दे देना. तो यू गेन कॉन्फिडेंस. एक्सीलेंट. अशोक भाई, किशोर भाई, बहुत मजा आया. मतलब पता नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया, और आपके पास तो इतनी स्टोरी है, और स्पेशली बॉम्बे इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे ऑडियंस से. सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो इंडस्ट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद रेरा हुआ, उसके बाद जीएसटी हुआ, आपको क्या लगता है उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर कितना आया और आगे कितना रहेगा? अशोक भाई. See, basically जो GST आया, रेरा आया एंड डिमोनेटाइजेशन, उसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री डेफिनेटली स्लो डाउन हुआ. There was effect on all the developers because of the slowness, but now everything has been digested. So COVID came in, so matters have slowed down in residential. But in last 3 months of COVID, what I have seen, residential market where the end users are there, it has started picking up. I have seen sales happening in South Bombay. I have seen sales happening in Bandra. I have seen sales happening in Andheri, suburbs of Mumbai. Sales are picking up. जो end user है उसके लिए this is the right time to go and buy. After 6 months or 1 year, he might lose the opportunity. He might lose the वो जो choice of flat जो चाहिए ना उनको, वो लोग मिस आउट करेगा. आपको फ्लैट मिलेगा, but the choice what you are getting today is not available after 6 to 9 months. Very. The same thing will happen in commercial. If people are looking at yields today, so commercial you are getting at 7 and 8% yield, and if you want to buy property in commercial, go and buy today. Don't wait for tomorrow. True. Because commercial market is not affected. A few companies gets affected. It doesn't spoil the commercial market. If you see today, the companies like Intel and few of big names have already taken offices on lease basis, and lakhs of square feet have been already leased out. So where are we living? You have to be upgraded. You have to know the market where it's moving. Don't go by the people what they are saying in market कि boss market slow है, नहीं होने वाला है, COVID है, market नहीं चलेगा. You will lose in commercial market. Excellent. What tip I would like to give is invest at the periphery of Mumbai in agricultural land.
आप एग्रीकल्चर लैंड आप लोगे ऑन द पेरिफेरी ऑफ मुंबई और पनवेल, आपका 1:5 मल्टीप्लिकेशन यू विल सी नेक्स्ट 5 to 7 years. Excellent. बिकॉज एग्रीकल्चर हमेशा क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुंबई का पहले बाउंड्री था अप टू बोरेवली, एंड पीपल हु हैड इन्वेस्टेड इन लैंड इन दहिसर, मीरा रोड, विरार, they became multi-millionaires. In Panvel also, if you see the land में जिन्होंने invest किया है, you will always see that the multiplication is there. And one more thing is the second home concept जो है, because of COVID, you are getting lot of activities in Lonavala, Devlali. You are seeing people buying bungalow. If they are looking at a vision that work from home होगा, तो दो लोग बोलते हैं हम लोनावाला में रह के क्यों नहीं काम करें. So there also lot of activities have happened and sales have taken place. So you should have a vision that work from home ka advantages kya hai and how the things can be taken forward. So I will definitely tell agriculture land, invest. Logistic is again a new place where you can invest in a very big way, because logistic is the future. Because of COVID, you will see that e-commerce business is growing. True. And they require logistic. They don't want showroom. So again, logistic within city also you can do it. So these are the few points that I would like the channel partners, brothers, brokers, whoever we call by whatever name, you should take advantage of it. Excellent, sir. Thank you very much. There is a question from Mr. Vipul Seth. He's asking, this is in extension, what is the scope of Alibag? Will it become part of Mumbai? Because अभी water के उधर भी आपके काफी ये start हो रहे from Mandwa. Alibag today is a booming market. We are already late. Once the Trans Harbour connectivity happens, you will definitely find the shift. That is what you have to see the visionary. Hiranandani is having more than 100, 150 acres land in Alibag. Follow the visionary. Simple language. You will make money. And I have given you one video I would like you to share with everyone regarding the Trans Harbour work, how fast it is going on. Let our brothers know what is happening, how fast the development is happening. Once they see that, they will come to know the development of the Trans Harbour link. Friends, all the government website, whatever is the infrastructure project, be it a metro or Trans Harbour or coastal road, I think we all should be updated online. You should go on Google, check the, continuously what is the status of that particular project. That will really help you to see future कि यहाँ पे क्या हो सकता है. So thank you Ashok bhai for sharing that. And the final question is coming from Mr. Pankaj Singh from Ranchi. He is somebody who has attended all the session, and he is asking, very curious. So I always appreciate this kind of people. वो पूछते हैं कि आप हमको गाइड करिए कि आगे चल के हमको रिटेल ब्रांड्स, वेयरहाउसिंग, ऑफिस स्पेस, हमको मल्टीपल सिटी में काम करना है. तो how do we approach the companies and what are the ways from where we can get the inquiry? Basically, all these big companies are already there on the Google. You can just go and see Flipkart, Amazon. But what happens for us to approach them becomes very difficult because they normally give mandate to the multinational brokers जो है अपने, like Colliers or Knight Frank or Cushman, उनको mandate मिलता है. From there only the inquiry comes in and floats. So you have to be in touch with those people because they will help you in doing the marketing and selling the goods. IPC जिसको अपन बोलते हैं, normally they get the mandate to do all this. True. Great. I think we are done with the session. Thank you very much once again, Ashok bhai and Kishore bhai. Please give my regards to your dad. I have great respect for him. I admire him. I have learned a lot of things from him. So, dosto, I'm sure you must have got an amazing experience and knowledge from these two legendary of real estate from Mumbai.
keep watching this Broker Ki Pathshala. Every week we are bringing a new leader from different city for you to understand the real estate from different perspective. Success is not, there are no fixed style of success. You have seen in last 6 sessions, we have seen all 6 different companies from different city. They are coming from different background, different culture, different education, and still they are successful, and their success style is different. So that is what you need to identify. What are you good at, and try to put certain practices which our today's speaker shared with you, some tips, and I'm sure it will help you to grow in your business. Kishore bhai and Ashok bhai, on behalf of entire fraternity, all the audience, and my trust, Square Feet Foundation, we would like to present a certificate of appreciation to you for having agreed and coming here and sharing your personal story of success with our fellow brokers. Please accept this certificate. I would like to present. So this is a certificate of appreciation, Broker Ki Pathshala, an initiative by Square Feet Foundation. It's a trust to express our gratitude to L. Lakshman Das and company for their gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai, Daisar, which will be provided food for the underprivileged. आपकी तरफ से हम 100 मील underprivileged बच्चों को sponsor करते हैं Rotary के through. So thank you very much once again, and thank you very much for having us on the show. So nice of you. And thank you very much. And I would like to tell one more thing. Yes, Thana, you see the growth of Thana. yes, It is tremendous in last 15 years. excellent. So again, you have got visionaries over there like Kalpatru is there. Hiranandanis are there. Please keep following them. True. You will make money. Yes, sir. Wait for a moment, Kishore bhai and Ashok bhai, when I present the next week's speaker for our viewer. Friends, next week we are going to Bangalore. And the leader from Bangalore is Mr. Farooq Mahmood, Chairman and Managing Director of Silver Line. He's a leader in Bangalore, and I admire him for his global networking capacity. He's a global leader. He has really taken India to international level. So please join in on the 7th session, 8th session when I invite you next Saturday at 12 o'clock. If you have any suggestion, please send us. If you want someone to bring on this Broker Ki Pathshala, if you know somebody in your city who has done an excellent work in broking industry and who can be a motivating and inspiring story for our broker fraternity, please send your views and suggestions to us. Once again, happy Independence Day to all of you, and thank you all for being with me, and helping me and motivating. Thank you, Vinod bhai, for giving us the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you, and goodbye. Thank you.